नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में व्यावसायिक सांख्यिकी के टॉपिक सांख्यिकी का व्यवसाय में उपयोग एवं उसकी सीमाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सांख्यिकी का व्यवसाय में उपयोग एवं उसकी सीमाएं। सबसे पहले हम व्यवसाय में सांख्यिकी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। सांख्यिकी का उपयोग वर्तमान समय में पूरे विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर नहीं किया जाता हो। प्रत्येक समस्या को सरलता से समझने एवं उसके समाधान के लिए सांख्यिकी का उपयोग अनिवार्य सा बनता जा रहा है या हो गया है। सांख्यिकी की उपयोगिता सर्वव्यापी होती जा रही है। चाहे कोई भी देश हो, जो अपनी समस्याओं के लिए जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, बीमारी एवं सामाजिक कल्याण के लिए सांख्यिकी पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है और इन क्षेत्रों में या इन समस्याओं के समाधान के लिए सांख्यिकी का महत्व बहुत ही अधिक हो गया है। डॉक्टर बाउले ने इस संबंध में कथन कहा है कि सांख्यिकी का ज्ञान विदेशी भाषा और बीजगणित के ज्ञान के तुल्य है। यह किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इसी कथन के अनुसार सांख्यिकी भी है वह किसी भी क्षेत्र में किसी भी समय और किसी भी समस्या के समाधान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। उद्योग व व्यापार का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। अतः उद्योग, व्यापार या व्यवसाय में सांख्यिकी का क्या उपयोग हो सकता है वह अब हम देखते हैं। व्यवसाय में सांख्यिकी के उपयोग के संबंध में हम सबसे पहले जो पॉइंट ले रहे हैं वह है प्रारंभिक क्रियाओं का नियोजन। जब कोई व्यापारी या उद्योगपति कोई उद्योग प्रारंभ करने की सोचता है या करना चाहता है तो सबसे पहले वह इसकी प्रारंभिक क्रियाओं के बारे में सोचता है। प्रारंभिक क्रियाओं में जैसे कच्चे माल की व्यवस्था कहाँ से होगी या कहाँ से कच्चे माल की आपूर्ति होगी, शक्ति के स्रोत क्या होंगे यानी मशीनें वगैरह चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या अन्य कोई अल्टरनेटिव पावर की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, श्रमिक कहाँ से उपलब्ध होंगे और बाजार किस तरह से उपलब्ध होगा। इन सब बातों के लिए समंकों का सहयोग लेना पड़ता है और इन सब से संबंधित पर्याप्त समंक पहले यानी स्टैटिस्टिक्स पहले इकट्ठे करने पड़ते हैं और उसके आधार पर ही इस संबंध में निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तु निर्मित की जाए और किस आकार में कहाँ पर कैसा उद्योग है वो या व्यापार है खोला जाना है। तो इस प्रकार जो व्यापार है या उद्योग है उसके प्रारंभिक अवस्था में ही स्टैटिस्टिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है संभावित मांग का अनुमान। कोई भी व्यापारी या मैन्युफैक्चरर है वह अपने व्यापार की सफलता उसी में मानता है कि उसकी वस्तु की मांग है वह बराबर बनी रहे और प्रारंभिक अवस्था में तो इस बात की बहुत ही अधिक ज़रूरत होती है कि जो वस्तु वह बना रहे हैं या जिस वस्तु का कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है उसकी मांग कहाँ से आएगी, क्योंकि बिना मांग के व्यापार है वो सफल नहीं हो सकता। तो इसके लिए वर्तमान है, भूतकाल है तथा भविष्य की दशाओं के अनुसार ही जो स्टेटिस्टिक्स है उसका या आंकड़ों का अध्ययन करके ही विक्रय की मात्रा का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। इसके लिए जिस वस्तु से संबंधित व्यवसाय या उद्योग है उससे संबंधित उसकी मांग से संबंधित उसकी व्यवसाय से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं और उसके आधार पर ही ये निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि जो व्यापार नया शुरू करने जा रहे हैं या जो व्यापार प्रारंभ किया गया है
उसके संबंध में जो भावी मांग है वो कहाँ से उत्पन्न होगी, कैसी रहेगी, और इस संबंध में जो स्टेटिस्टिक्स है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। एक सफल व्यापारी वही होता है जिसका अनुमान वास्तविक तथ्यों के निकट हो। तो वास्तविक तथ्यों के निकट लाने में जो सांख्यिकी या स्टेटिस्टिक्स है वही सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। इसके बाद अगला जो बिंदु है वह है उत्पादन व्यवस्था, कि व्यवसायी लाभ में वृद्धि करने हेतु विक्रय में वृद्धि नहीं करता बल्कि वस्तु की उत्पादन लागत में कमी करने का भी प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि वस्तु का विक्रय बढ़ाकर ही लाभ कमाया जाए। वस्तु की जो उत्पादन लागत है उसको भी नियंत्रण में रख के या उसमें कमी करके भी लाभ है उसमें वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में प्रतिस्पर्धा का युग है। एक ही ब्रांड, एक ही तरह की किस्म की कई प्रकार के ब्रांड वस्तुओं की वो प्रचलित होते हैं, तो उनमें बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। तो एक सफल व्यवसायी वही होता है जो अपनी उत्पाद की जो लागत है उसको नियंत्रित रख सके, उसको कम से कम रखने का प्रयास कर सके, ताकि वह दूसरों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा में टिक पाए और अधिक लाभ कमा सके। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है किस्म नियंत्रण। किस्म नियंत्रण है वह किसी उद्योग की सफलता के लिए एक अत्यंत आवश्यक साधन है। किस्म नियंत्रण के लिए सांख्यिकीय प्रविधियों की सहायता से प्रमाप यानी स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, और जब वस्तु तैयार होती है तो वास्तविक वस्तु की तुलना उस स्टैंडर्ड से करके ये पता लगाया जाता है कि वस्तु प्रमाप से यानी स्टैंडर्ड से विचलन कितना है, यानी जो स्टैंडर्ड तय किया है और जो वास्तविक उत्पादन हुआ है उसमें कितना अंतर आ रहा है, कितना वेरिएंस है। तो अगर वो वेरिएंस माइनस में है या नेगेटिव है तो उसे सुधारने का प्रयास है वो किया जा सकता है। तो यह सब संभव है केवल सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स के द्वारा। आंकड़े जब तक नहीं है अपने पास में तब तक उसके लिए इसके संबंध में कुछ नहीं किया जा सकता। तो किस्म नियंत्रण में भी सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम देखते हैं अगला बिंदु विक्रय नीति तथा व्यापारिक विस्तार, की जो सांख्यिकी है वह विक्रय नीति तथा व्यापारिक विस्तार में किस प्रकार से सहायक है। किसी भी व्यवसाय के लिए विक्रय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर विक्रय सही तरीके से चलता रहे और उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे तो व्यवसाय लाभ पर चलता रहता है, और विक्रय में कमी है वह व्यवसायिक गतिविधियों की गिरावट को इंगित करती है। तो जो विक्रय प्रबंधक है उसका रोल यहाँ पे और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। विक्रय प्रबंधक बिक्री समंकों के आधार पर यह अनुमान लगा लेता है कि किस क्षेत्र में माल की मांग या वस्तु की मांग अधिक होगी या कम होगी, कहाँ पर ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं में और अधिक वृद्धि करनी है और अधिक सुविधाएं दी जानी है, और कहाँ पर इनमें कमी की जा सकती है। इसके अलावा जो विज्ञापन नीति है उसको निर्धारित करने में भी सांख्यिकी से सहयोग मिलता है, क्योंकि बाजार सर्वे के द्वारा ग्राहकों की रुचि, फैशन, रीति रिवाज, जीवन स्तर आदि की जानकारी लेनी पड़ती है, और यह केवल सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इन सब के संबंध में यानी बाजार के जो आंकड़े, बाजार संबंधी जो स्टेटिस्टिक्स है वह एकत्रित करनी पड़ती है और उसके आधार पर ही आवश्यक निर्णय लेने पड़ते हैं। तो विक्रय नीति तथा व्यापारिक विस्तार में भी सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है व्यावसायिक प्रबंध व प्रशासन में सहायक। सांख्यिकी या स्टेटिस्टिक्स है वह एक व्यवसाय के सामान्य प्रशासन और प्रबंध में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है, क्योंकि व्यावसायिक प्रबंध में बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो व्यावसायिक संबंध में भी हो सकते हैं और कार्मिकों के संबंध में भी हो सकते हैं और व्यापार की दैनिक गतिविधियों के संबंध में भी हो सकते हैं। तो जब तक इनके संबंध में पर्याप्त आंकड़े या समंक एकत्रित नहीं होंगे या व्यवसाय के पास नहीं होंगे तब तक इनके संबंध में व्यावहारिक निर्णय नहीं लिए जा सकते।
तो व्यावसायिक प्रबंध व प्रशासन में भी सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा सांख्यिकी है, वर्तमान समय में ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जहाँ पर सांख्यिकी का उपयोग नहीं होता या उसका महत्व नहीं होता। चाहे आप देख लीजिए बीमा व्यवसाय में या रेलवे में, यातायात कंपनियों में, बैंकिंग, चिकित्सा, कृषि आदि में सांख्यिकी का उपयोग बहुत ही महत्व रखता है। वर्तमान में भी आप देख रहे हैं कि सारे विश्व में जो कोरोना महामारी है उसके संबंध में भी निरंतर आंकड़े या स्टेटिस्टिक्स है वो जारी होती रहती है। इसके आधार पर ही कोरोना से संबंधित डेथ रेट है, आपके रिकवरी रेट है या एक्टिव केस का परसेंटेज है, ये सब विश्लेषण कहाँ से होता है? ये सब आंकड़ों से ही संभव है, क्योंकि इस संबंध में जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं प्रतिदिन, उसके आधार पर ये सब निष्कर्ष है वो निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार जो सांख्यिकी है उसका व्यवसाय और उद्योग में नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में यूज किया जाता है इसका, और ये एक आज सभी क्षेत्रों के लिए अनिवार्यता बन चुकी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं सांख्यिकी की सीमाएं। प्रत्येक महत्वपूर्ण तत्व के संबंध में कुछ उसके साथ लिमिटेशंस भी जुड़ी हुई रहती हैं। तो सांख्यिकी भी एक ऐसा ही विषय है जिसकी भी कुछ सीमाएं हैं। इसके फायदे या उपयोग या महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, लेकिन साथ में उसकी कुछ लिमिट भी है, सीमाएं भी है। इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही उसका अध्ययन और उसका उपयोग है वो करना पड़ता है। तो ये सीमाएं कौन कौन सी हैं, इसको हम आगे देखते हैं। हम बात करते हैं सांख्यिकी की सीमाओं के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि सांख्यिकी का महत्व बहुत अधिक है और सभी क्षेत्रों में इसका व्यापक रूप से उपयोग होता है, किंतु इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। इन सीमाओं को ध्यान में रखकर ही इसका उपयोग सर्वाधिक उपयोगी तरीके से किया जा सकता है, अन्यथा कुछ गलत निष्कर्ष या परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। तो जो सांख्यिकी की प्रमुख सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला बिंदु है, सांख्यिकी तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। जैसा कि आपने पहले देखा है कि समंकों की विशेषताओं में कि समंक क्या होते हैं, तथ्यों के समूह को समंक कहते हैं। यानी समंक की एक प्रमुख विशेषता ये है कि वह तथ्यों के समूह होने चाहिए। एक अकेला तथ्य अपने आप में समंक नहीं कहलाता और सांख्यिकी में समंकों का ही उपयोग होता है। अतः हम ये सीमा यहाँ पे ये बताती है कि सांख्यिकी तथ्यों के समूह का ही अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। व्यक्तिगत एक अकेला तथ्य या व्यक्तिगत इकाई सांख्यिकी के लिए कोई मायने नहीं रखती है। जैसे हम कहें कि एक कारखाने में जो एक मजदूर है उसको 500 रुपये मजदूरी मिलती है, तो उसका कोई यूज सांख्यिकी में नहीं हो सकता। लेकिन हम कहें कि 50 मजदूरों की मजदूरी इस प्रकार से दी गई है, तो उनका उपयोग है वो सांख्यिकी अध्ययन में किया जा सकता है और उससे एक औसत मजदूरी भी निकाल के बताई जा सकती है कि एक कारखाने में औसत रूप से कितनी मजदूरी का पेमेंट किया जाता है मजदूरों को। जैसे हम कहें कि भाई इस कारखाने की मजदूरी, औसत मजदूरी है वो 1000 रुपये है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सभी मजदूरों को 1000 रुपये ही मिलते हैं, किसी को कम या किसी को ज़्यादा भी मिल सकते हैं। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि सांख्यिकी तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। इसके बाद जो दूसरा बिंदु है वह है, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है। जो तथ्य संख्याओं में व्यक्त हैं, सांख्यिकी उन्हीं का ही अध्ययन करती है। गुणात्मक तथ्यों को ये नज़रअंदाज करती है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन इसमें नहीं हो सकता। हालांकि कुछ गुणात्मक तथ्यों का अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जा सकता है, जैसे विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर उनके प्राप्तांकों की तुलना से किया जा सकता है। निर्धन और धनी व्यक्तियों की आय का वर्गीकरण उनकी आय के आंकड़ों से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से तो गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन सांख्यिकी करती है, लेकिन डायरेक्ट रूप में यानी प्रत्यक्ष रूप में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन सांख्यिकी में नहीं हो सकता।
जब तक कि कोई भी तथ्य संख्या में व्यक्त नहीं किए गए हों। इसके बाद अगला बिंदु है सांख्यिकीय नियम एवं परिणाम केवल औसतन ही सत्य होते हैं। सांख्यिकी के जो नियम हैं और निष्कर्ष हैं वो अन्य विज्ञानों की भांति 100% शुद्ध और सही साबित नहीं होते। ये केवल औसत रूप से ही सत्य होते हैं, तो इन्हें औसत रूप से ही लागू होने के संबंध में देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रत्येक परिस्थिति में तथा सदैव लागू नहीं हो सकते। केवल लंबे समय में या दीर्घ काल में औसतन समूह पर पूर्ण रूप से लागू हो सकते हैं। जैसे हम कहें कि भारत में व्यक्ति की औसत आयु 60 वर्ष है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति 60 वर्ष तक जीवित रहता है, बल्कि कुछ व्यक्ति 70-80 वर्ष तक जीवित रहते हैं और कुछ जन्म लेते ही इस दुनिया से चले जाते हैं। अतः यह नियम औसत रूप से ही शुद्ध है। तो इस प्रकार से जो सांख्यिकी के नियम और परिणाम है अधिकतर केवल औसतन ही सत्य होते हैं। इसके बाद अगला बिंदु है सीमा का, वो है प्राप्त निष्कर्ष भ्रामक सिद्ध हो सकते हैं। सांख्यिकीय अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं, अगर उनको सही संदर्भ में यूज नहीं किया गया है या सही संदर्भ में नहीं देखा गया है, तो ये से निष्कर्ष है वो भ्रामक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे हम कहें कि एक सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकला कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने वाले सभी विद्यार्थी दुबले पतले होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को दुबला पतला होना आवश्यक है। अगर ये निष्कर्ष आता है तो ये भ्रमात्मक है। ये जरूरी है, ये सही होता है कई बार कि जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं वो दुबले पतले होते हैं, लेकिन इसका मतलब इस तरह से इसको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों का दुबले पतले होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अगर निष्कर्ष आते हैं तो भ्रामक सिद्ध हो सकते हैं। फिर अगला बिंदु है समंकों में एक रूपता व सजातीयता होना आवश्यक है। जो सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए जो समंक एकत्रित किए जाते हैं उनकी पारस्परिक तुलना के लिए ये आवश्यक है कि उनमें सजातीयता व एक रूपता का गुण होना चाहिए, अन्यथा प्राप्त निष्कर्ष अशुद्ध होंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्तियों की आयु और आय में तुलना संभव नहीं है। इसी प्रकार हम जैसे विद्यार्थियों के प्राप्तांक और सड़क पर एक्सीडेंट की संख्या, इनकी भी कोई तुलना संभव नहीं है। तो हमेशा तुलनात्मकता के लिए समंकों का सजातीयता होना या एक रूपता का होना जरूरी होता है। और जो अंतिम जो सीमा है सांख्यिकी की वो है केवल विशेषज्ञ ही इसका उचित उपयोग कर सकते हैं। सांख्यिकीय विधियों का उपयोग वही व्यक्ति सही तरीके से उचित तरीके से कर पाएगा जो उनके बारे में पूर्ण रूप से जानता है और उसको उनका पूर्ण नॉलेज है और वो उनका विशेषज्ञ है। अगर कोई अयोग्य या अनभिज्ञ व्यक्ति इनका यूज करता है तो जो निष्कर्ष है वो गलत और भ्रमात्मक सिद्ध होते हैं। डॉक्टर बाउले ने भी सांख्यिकी के सीमाओं के बारे में या इसके जो यूज है उसके बारे में एक कथन कहा है कि सांख्यिकी केवल एक आवश्यक किंतु अपूर्ण औजार प्रदान करती है जो उन लोगों के हाथों में खतरनाक है जो उनकी प्रयोग विधि और सीमाओं से परिचित नहीं है। तो जैसा कि हम जानते भी हैं कि आधा अधूरा ज्ञान है वो हमेशा ही नुकसानदायक होता है। जैसे हम कहते हैं कि नीम हकीम खतराए जान, यानी जो ऐसे झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता चिकित्सकीय विधियों का, तो वो कई बार है मरीज के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये देखा सांख्यिकी की सीमाओं के बारे में। तो किसी भी ज्ञान के संबंध में उसका यूज करने से पहले उसका पूर्ण रूप से जो नॉलेज या ज्ञान रखता है वही उसका सही रूप से उपयोग कर पाता है। इस वीडियो में आपने सांख्यिकी के उपयोग और सीमाओं के बारे में देखा है। धन्यवाद।